हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप प्रो। मैं हूं साद मिसबा और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। आखिर इलेक्शन कमीशन होता क्या है, आखिर इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल की प्रोसीजर क्या है। So, be in the video till last. We will deal each and every important points related to your examination perspective, either जामिया BLLB और अलीगढ़ BLLB। और साथ में हम लोग PYQs जितने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है वो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ ही डील कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होता है जो कि अपनी पावर या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही डिराइव करती है। सो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मींस अपनी पावर या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डिराइव कर रही है और ये क्या करती है, इलेक्शन कराती है इंडिया में। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 पार्टिकुलरली आर्टिकल 324 में दिया हुआ है और ये सुपरवाइज करता है और कंडक्ट कराता है इलेक्शन इंडिया में। सो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आखिर हम ये टॉपिक को डील क्यों कर रहे हैं। कि चीफ इलेक्शन कमीशन की भी अपॉइंटमेंट हुई है, ज्ञानेश कुमार जो कि पहले इलेक्शन कमिश्नर थे वो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए हैं। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस प्रोसीजर के थ्रू बनाया गया। देन अभी दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन हुई है, क्या प्रोसीजर थी ये हम लोग इसमें देखेंगे। देन 2023 का एक कंट्रोवर्शियल बिल था जो कि अब एक्ट हो चुका है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ ऑफिसेज एक्ट 2023। सी अगर हम इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे हैं तो ये हम लोग के कुछ की फैक्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली जीके के क्वेश्चन में एंट्रेंस में पूछ दिया जाता है। जैसे सुकुमार सेन इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज ज्ञानेश कुमार एंड द टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर सुखबीर सिंह सांधू एंड विवेक जोशी जो कि अभी अपॉइंट हुए हैं। ज्ञानेश कुमार जो है पहले एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है फॉर्मुलेट हुआ था 25 जनवरी 1950 को और ये 25 जनवरी को हम लोग 2011 से एज अ नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात कर रहे हैं तो इसकी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये देखना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 324 में ये डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस के बारे में बात किया जाता है। पावर्स प्रोवाइड किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि सुपरिंटेंडेंस करें, डायरेक्ट करें कि हाउ टू डू इलेक्शन। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है अंडर आर्टिकल 324। देन आर्टिकल 325 ये बोलता है कि कोई भी पर्सन इनएलिजिबल नहीं है इलेक्टोरल रोल में ना इंक्लूड होने के सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे कि वो एक किसी रिलीजन से है या फिर किसी रेस से है या फिर किसी कास्ट से है या फिर किसी सेक्स पार्टिकुलर सेक्स से। सो इलेक्टोरल रोल एक डाटा होता है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपडेट करता है हर एक कंस्टिट्यूएंसी के एक इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन से पहले। इसमें वो सारे वोटर्स के लिस्ट होते हैं जो कि उस कंस्टिट्यूएंसी में हैं। तो आर्टिकल 325 यही बोलता है कि कोई भी पर्सन इनएलिजिबल नहीं है सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे कि वो किसी रिलीजन के है या फिर किसी रेस का है या फिर किसी कास्ट का है या फिर किसी पार्टिकुलर सेक्स का है। एंड आर्टिकल 326 एडल्ट सफ्रेज के बारे में बात करता है। एडल्ट सफ्रेज हमारी इंडिया में 18+ एजेस के जो भी सिटीजन्स हैं वो एलिजिबल हैं किस चीज़ के लिए, वोट आउट करने के लिए। ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एवरीबडी शुड नो अबाउट इट, इज अंडर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देन क्या कंपोजिशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देख रहे हैं तो उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, क्या हिस्ट्री रहा है मेंबर्स के, कितने मेंबर्स स्टार्टिंग में थे फॉर्मुलेशन के टाइम पे 1950 के टाइम पे और कितने मेंबर्स अभी हैं, ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। 1950 में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट हुआ था 25 को, एज हम लोग 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे। ओके, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट हुआ था एंड टिल सितंबर 1989 इज इम्पॉर्टेंट डेट। वाई, इस टाइम पे क्या हुआ था, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसकी बात मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में की आप सुबह से। उस समय तक इलेक्शन कमीशन सिंगल मेंबर बॉडी था। जब फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे हम लोग के, सुकुमार सेन थे। एंड देन आफ्टर अक्टूबर 1989 से दिसंबर 1989 तक ये एक मल्टी मेंबर बॉडी बना जिसमें 3 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो उस समय के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो RVS पेरी शास्त्री थे।
क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी कि एक सिंगल मेंबर बॉडी जो कि फॉर्मुलेशन के टाइम पे सिंगल मेंबर बॉडी था, उसको मल्टीपल मेंबर बॉडी मतलब 3 मेंबर बॉडी बनाया गया? क्योंकि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एज यू नो 21 ईयर का जो एज था वो 18 कर दिया गया था, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जो है बर्डन हो गया था, वोटर्स जो हैं ज़्यादा हो गए थे, इसलिए 3 मेंबर्स बॉडी बनाया गया था। लेकिन ये जो 3 मेंबर बॉडी बना, मल्टी मेंबर बॉडी, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, क्योंकि प्रेसिडेंट जो थे बाय नोटिफिकेशन वो एबोलिश कर देते हैं पोस्ट, जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स थे उस समय, वो पोस्ट एबोलिश कर देते हैं। सो देन अगेन फ्रॉम जनवरी 1990 टू अक्टूबर 1993 ये एक सिंगल मेंबर बॉडी रहती है, और देन आफ्टर अक्टूबर 1993 इस समय एक लेजिस्लेशन पास होता है जिससे ये फिर से एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक 3 मेंबर बॉडी बन जाती है, जिसके अंदर एक सिंगल चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अभी भी टिल नाउ इट इज ऑफ मल्टी मेंबर बॉडी। ओके, देन मूविंग विद द नेक्स्ट स्लाइड, हु अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर्स। सी अभी जो न्यू एक्ट आई है 2023 की, इसके अंदर बात हुई है 2 कमिटीज़ के, सर्च कमिटी एंड सिलेक्शन कमिटीज़ के। जो सर्च कमेटी हैं वो लीड करेगा लॉ मिनिस्टर, और इसके अंदर 2 जो है ऑफिशियल्स, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो 5 कैंडिडेट्स के नेम प्रपोज करेंगे सिलेक्शन कमेटी को। और सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन लोग हैं? प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन है उस कमेटी के, लीडर ऑफ अपोजिशन, एंड 1 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको अपॉइंट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। सी यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी जो है ये बाउंड नहीं है, ये 5 जो कैंडिडेट की दिया है सर्च कमेटी ने, ये बाउंड नहीं है कि वो उन्हीं कैंडिडेट्स में से ही किसी को इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना है, बल्कि सिलेक्शन कमेटी किसी और पर्सन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर लेट बी कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन एब्सेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ द डिसीजन कि ये कैंडिडेट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो रहा है, सो यहाँ पे वो इनवैलिडेट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर है एंड देन देयर इज़ अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। सो अगर ये दोनों मिलके ये कंक्लूड करते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये पर्सन जो है, ये कैंडिडेट जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए या फिर इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए, सो दिस डिसीजन इज वैलिड नॉट इनवैलिड। तो वैकेंसी और डिफेक्ट ये कमिटी पे या फिर ये जो अपॉइंटमेंट पे है रिस्पॉन्सिबल या फिर इनवैलिडेट नहीं करती है। अगेन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? वो प्रेसिडेंट होता है, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है। और जो भी नंबर कितने रहेंगे, अभी जो 3 मेंबर बॉडी है जिसमें सिंगल चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ये कौन डिसाइड करेगा कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे या फिर कितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे? वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। और अभी फ्रॉम 1993 ये 3 मेंबर बॉडी है जिसमें 1 सिंगल चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। सी देन वी विल टॉक अबाउट टेन्योर एंड द कंडीशन ऑफ सर्विसेज। ये पार्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड नहीं है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विसेज टर्म्स एंड ऑफिस एक्ट 2023 के अंदर दिया गया है इसका प्रोविज़न। सबसे पहला टर्म कि आखिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की टर्म कितने रहती है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर की टोटल टेन्योर जो है 6 ईयर्स होगी या फिर उनकी एज 65, विच एवर कम्स अर्लियर, वो उनकी टेन्योर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर लेट बी जैसे ज्ञानेश कुमार जो है पहले इलेक्शन कमिश्नर भी थे और अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए हैं, तो उनकी जो टोटल टेन्योर होगी, जो टोटल टर्म्स होंगे इलेक्शन कमिश्नर प्लस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो टोटल 6 ईयर्स होंगे। ओके, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या वो जो है रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और सैलरी क्या है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की, दोनों की इक्वल है एज दी सुप्रीम कोर्ट जज, दैट इज 2.5 lakhs। क्वालिफिकेशन, एज पर द क्वालिफिकेशन बिफोर दिस एक्ट ऑफ 2023 देयर वाज नो एनी क्वालिफिकेशन एक्सप्लिसिटली गिवन इन एनी एक्ट और द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इस एक्ट से 2023 एक्ट से जो है क्वालिफिकेशन जो है डिसाइड हो गया है कि जो भी पर्सन जो है, कोई कैंडिडेट जो है वो एक सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट होना चाहिए और उसको जो है उस रैंक पे होना चाहिए, फिर उस रैंक के इक्विवेलेंट होना चाहिए और उसको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए कंडक्शन ऑफ इलेक्शन के रिलेटेड।
हमने देख लिया अपॉइंटमेंट कैसे होती है, हमने देख लिया कि टेन्योर्स और सर्विसेज के कंडीशंस कैसे होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रेजिग्नेशन एंड रिमूवल प्रोसीजर क्या है। सी रेजिग्नेशन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमीशन का, वो सिंपल है। अगर वो चीफ इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्शन कमिश्नर रेजिग्नेशन लेना चाहता है तो वो प्रेसिडेंट से किसी भी टाइम पे जो है अपना रेजिग्नेशन ले सकता है। बट फॉर द रिमूवल प्रोसेस इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट, स्पेशली फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इंडिपेंडेंट बॉडी पे अगर गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस होती है, और स्पेशली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जो इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, तो बायस हो सकता है इलेक्शन। दैट्स वाई जो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो रिमूवल है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। और अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना है तो सबसे पहले अगर एलिगेशन होता है, एलिगेशन फॉर द मिसकंडक्ट, एलिगेशन फॉर द इंसैनिटी, इनकैपेसिटी, तो पार्लियामेंट में जो है एक प्रपोजल रखा जाता है। फिर ये जो प्रपोजल जो है एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जाती है जो कि वो चेक करेगी कि ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो वैलिड है या फिर नहीं है। अगर ये चीज़ वैलिड होता है तो फिर जो है ये रेजोल्यूशन पास होता है फॉर इन दी स्पेशल मेजोरिटी, नॉट फॉर दी सिंपल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी इस फॉर्म में क्या होता है, क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी तो अराउंड 4 टाइप्स के होते हैं, बट इस सेंस में स्पेशल मेजोरिटी जो होता है विल लुक इनटू इट। लेट्स से लोकसभा में जो है 543 मेंबर्स हैं। इस 543 मेंबर्स के मोर देन 50% जो मेंबर्स हैं वो इस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में होने चाहिए। ठीक है, इस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में होने चाहिए। सबसे पहला कंडीशन ये है, अगर ये कंडीशन प्रूफ हो जाता है, ठीक है, तो ये अब वोटिंग डे की बात होती है। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट, वोटिंग डे के दिन लेट्स से 520 मेंबर्स इज ओनली प्रेजेंट, द मेंबर्स आर प्रेजेंट, एंड उनमें से जो है 20 मेंबर्स जो है वोट ही आउट नहीं करना चाहते हैं, नो वोट। ओके, तो टोटल मेंबर्स जो हैं 500 बच्चे हैं जो कि प्रेजेंट भी है प्लस वोट भी देना चाहते हैं। ओके, तो इस 500 मेंबर्स में से एटलीस्ट इस 500 मेंबर्स के 2/3 जो है, जो कि इक्विवेलेंट टू सम आई थिंक 334 एमपीज जो है इस रेजोल्यूशन के फेवर में होने चाहिए। तो ये जो रेजोल्यूशन है रिमूवल फॉर द प्रोसेस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, लोकसभा से इसको बोलेंगे कि ये पास हो गई है। और इसी सेम प्रोसीजर से राज्यसभा में जो है 50% लोग जो एमपीज़ हैं वहाँ के वो सपोर्ट करने चाहिए इस रेजोल्यूशन को। और फिर वोटिंग डे के दिन जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं प्लस वोट आउट करना चाहते हैं, जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और जो वोट आउट करना चाहते हैं उसमें से 2/3 मेंबर्स जो है इसके फेवर में होने चाहिए। तो ये जब जो है लोकसभा और राज्यसभा से सेम प्रोसीजर से जो है पास आउट हो जाता है, फिर जो है एक रिमूवल जो है पास हो जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है। तो ये प्रोसीजर था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने का। बट फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है रिकमेंडेशन देगा रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट को, और वो रिमूव हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन को रिमूव करने का इजी प्रोसीजर है, बट फॉर द प्रोसेस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट। वी हैव टू फाइल एलिगेशन होगा, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कमेटी उसको वैलिडेट करेगी, फिर उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी से पास आउट होगा इन द लोकसभा द राज्यसभा दोनों में ही, फिर जो है चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव किया जा सकता है। और ये सेम प्रोसीजर जो है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ द हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए भी अप्लाई होता है। तो हमने इसकी देख ली जो स्पेशल मेजोरिटी थी फॉर दिस पर्पस हमने देख लिया। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन? अगर इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसकी फंक्शन क्या है? इलेक्शन कमीशन सबसे पहले तो कंडक्ट एंड सुपरवाइज करता है इलेक्शन से, एंड एज आई सेड कि इलेक्शन कमीशन जो है सारी इलेक्शंस को सुपरवाइज नहीं करती है, कुछ लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है। बट इलेक्शन कमीशन जो है लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा, विधान परिषद, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये सारी इलेक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सुपरविजन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। सेकेंडली जो भी अपडेट करना है इलेक्टोरल रोल में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ टू रिकॉग्नाइज एनी पॉलिटिकल पार्टी आइदर नेशनल और द स्टेट, और उनको जो है सिंबल असाइन करना, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया, बट गिव आंसर इन द कमेंट कि इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज़ जो कि म्यूनिसिपैलिटीज़ पंचायत की है वो आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन।
अब इलेक्शन जो है एक दिन का तो काम नहीं होता है, पूरा इलेक्शन एक प्रोसेस, एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लीगल फ्रेमवर्क के अंदर होता है, जो डिफाइन किया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर, जिसके अंदर जो है डिफाइन किया गया है कि इलेक्शन जो है कब और कैसे कंडक्ट होगा, कौन इलेक्शन लड़ सकता है, नॉमिनेशन, वोटिंग और काउंटिंग का मतलब प्रोसेस क्या होगा, अगर इलेक्शन में कुछ धांधली होता है या फिर धोखेबाजी होता है तो क्या होगा, अगर वायलेशन होता है तो फिर एक्शन क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ कहाँ लिखे हुए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। तो सबसे पहले कि इलेक्शन का जो है अनाउंसमेंट होगा, लेकिन इलेक्शन का अनाउंसमेंट क्यों होगा, अगर लोकसभा की टर्म खत्म हो रही है या फिर स्टेट असेंबली की जो कि 5 ईयर्स होती है तो इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा, या फिर बाई इलेक्शन हो रहा है, अगर किसी एमपी या फिर एमएलए की जो है सीट जो है वैकेंट है, या फिर प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट की सीट ओवरऑल टेन्योर जो है ख़त्म होने वाला है, तो इलेक्शन इस रीज़न पे जो है अनाउंसमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन जो है अनाउंस करता है अपकमिंग इलेक्शन। दूसरा सेकेंड स्टेप ये होता है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करता है 21 दिन के अंदर, 21 डेज़ के अंदर प्रेसिडेंट लोकसभा के लिए या फिर गवर्नर स्टेट असेंबली के लिए एक नोटिफिकेशन इशू करता है, और इस नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है, सिंपल। उसके बाद अब जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है उसे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में अपने नॉमिनेशन फाइल करना होता है, जिसके विंडोज़ जो है 7 डे के लिए खुलती है। अब नॉमिनेशन फॉर्म में क्या होता है, नॉमिनेशन फॉर्म में कैंडिडेट अपना फुल नेम देगा, एज देगा, एड्रेस देगा, किस पॉलिटिकल पार्टी से लड़ना चाहता है, या फिर अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ना चाहता है तो उसे 10 पर्पसेस देने होंगे कि क्यों आखिर वो इंडिपेंडेंट लड़ना चाहता है। देन सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है लोकसभा के लिए 25,000 एंड स्टेट असेंबली के लिए 10,000। इसकी जो टाइम लिमिट होती है नॉमिनेशन की वो 7 डेज़ के अंदर जो है नॉमिनेशन फाइल करना होता है इलेक्शन प्रोसीजर के अनाउंसमेंट के बाद। दूसरा जो होता है स्क्रूटनी। अब इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो सारे नॉमिनेशन फॉर्म चेक करते हैं और देखते हैं अगर फॉर्म सही भरा गया या नहीं। नॉमिनेशन जो कैंडिडेट फाइल किए हैं, अगर किसी कैंडिडेट पर क्रिमिनल केस है या फिर बैन है तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया गया है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर कोई नॉमिनेशन फॉर्म रूल्स वायलेट होता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और स्क्रूटनी के लिए 1 दिन में कंप्लीट होता है, 1 दिन में स्क्रूटनी पूरी कंप्लीट हो जाती है। देन अगर कोई कैंडिडेट जो है नॉमिनेशन के बाद इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता है तो विड्रॉल के लिए 2 दिन का टाइम होता है। स्क्रूटनी के 2 दिन के बाद विड्रॉल अलाउड है। उसके बाद जैसे ही फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट आता है फिर शुरू होता है इलेक्शन की असली रेस, दैट इज कैंपेनिंग। अब एटलीस्ट 14 डेज और मोर डेज गिवन फॉर द कैंपेनिंग, मतलब 14 से एटलीस्ट 14 या फिर 14 से ज़्यादा दिन कैंपेनिंग के लिए दिया जाता है, जिसमें कैंडिडेट अपनी पार्टी का एजेंडा प्रमोट करता है, टीवी डिबेट्स पे जाता है, रैलीज करता है, सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग करता है। और इसके जो रूल्स हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है जितने भी रिलीजन या फिर कास्ट का, मतलब रिलीजन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है वोट लेने के लिए। और इसके एटलीस्ट 14 डेज मिनिमम टाइम होते हैं। देन आता है वोटिंग का डे। बूथ पर लोग जाते हैं, जो भी लोग एलिजिबल होते हैं वोट के लिए वो जो है वोट आउट करते हैं ईवीएम पे अपने पसंदीदा कैंडिडेट को या फिर पार्टी को। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पोलिंग होती है। आफ्टर डैट जो भी वोटिंग हो जाती है उसके बाद काउंटिंग होती है, और जो पार्टी जीतता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अनाउंस कर देता है कि वो विनर है। ये सारी प्रोसीजर होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करता है। देन आफ्टर 21 डेज़ के अंदर जो है नोटिफिकेशन दिया जाता है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के थ्रू। देन नॉमिनेशन के लिए 7 डेज़ का विंडो ओपन होता है। देन स्क्रूटनी होता है 1 डे के अंदर कि कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है नॉमिनेशन वाले, अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट किया गया है या नहीं किया गया है। देन स्क्रूटनी डे के बाद 2 दिन के लिए विड्रॉल का ऑप्शन होता है कि अगर कोई पर्सन जो है नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जो है विड्रॉ करना चाहता है, नहीं लड़ना चाहता है, तो वो विड्रॉ कर सकता है। देन आफ्टर 14 डेज़ एटलीस्ट जो है कैंपेनिंग के दिया जाता है। आफ्टर डैट जो है पोलिंग होता है, देन जो है रिजल्ट आता है। दिस इज ऑल द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। सी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो सेट ऑफ रूल्स जो इंश्योर करता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। अगर आप सोचो कि एक क्रिकेट मैच हो रहा और उसमें कोई रूल्स ही ना हो तो क्या होगा? नो बॉल, वाइड या फिर चीटिंग या फिर फिक्सेशन कैसे जज कर सकता है? बस वैसे ही इलेक्शन में भी रूल्स चाहिए होते हैं ना, कि कैसे किसी अनफेयर एडवांटेज ना ले सके कोई कैंडिडेट। सेम इलेक्शन के टाइम जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक सेट ऑफ गाइडलाइंस रिलीज़ करता है, बनाता है, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं।
बस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक ही गोल है कि फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए, सिंपल। अब एमसीसी कब लागू होगा? एमसीसी फ्रॉम द डेट ऑफ द अनाउंसमेंट टिल द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। एमसीसी लीगली बाइंडिंग है या नहीं? एमसीसी लीगली बाइंडिंग नहीं है। एमसीसी एक इम्पॉर्टेंट रूल ज़रूर है जिससे इंश्योर किया जा सकता है कि फेयर इलेक्शन हो। इसके वायलेशन पे एक मिनिमल या फिर नॉर्मल पनिशमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी पार्टी या फिर कैंडिडेट को बोल देता है कि कैंपेनिंग आप 2 दिन के लिए नहीं कर सकते हैं, लाइक दैट। जैसे क्या क्या रूल्स होते हैं कि वोट जो है ना आप अनफेयरली नहीं मांग सकते हैं, जैसे कास्ट या फिर रिलीजन के बेसिस पे आप वोट नहीं मांग सकते हैं, किसी कैंडिडेट पे पर्सनल अटैक नहीं कर सकते हैं, झूठी बातें या फिर फेक न्यूज़ नहीं फैला सकते हैं, गवर्नमेंट की पब्लिक मनी जो है अपने एक्सपेंडिचर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एंड मंदिर मस्जिद एंड रिलीजियस प्लेस रिलीजन ये सब चीज़ जो है अपने वोट बैंक के लिए या फिर वोट मांगने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो सिंपल सी बात है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इंश्योर करता है कि फेयर इलेक्शन हो। सेकंड फंक्शन होता है वो होता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपीज एंड एमएलएज इलेक्शन कमीशन कर सकता है अंडर द बेसिस अगर वो जो है एमपी और या फिर एमएलए जो है अपनी क्वालिफिकेशन प्रूव नहीं कर पाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए, तो वहाँ पे जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, या फिर वो जो है वायलेशन करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो क्या होते हैं ग्राउंड डिस्क्वालिफिकेशन के लिए? सबसे पहले तो अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑन कर रहा है एमएलए या फिर एमपी तो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अगर बैंकरप्ट है, इंसान पर्सन है, फॉरेन अलायंस है इसके साथ, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और दूसरा वायलेशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का। दूसरा जो इलेक्शन कमीशन जो रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज वो बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वन ऑफ द फीचर वॉज पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रिकग्निशन होता है वो इलेक्शन कमीशन करता है। सो इलेक्शन कमीशन नेशनल पार्टीज रिकॉग्नाइज करता है, स्टेट पार्टीज रिकॉग्नाइज करता है, और ये जो रिकॉग्निशन होता है वो पार्टी के परफॉर्मेंस जो इलेक्शन में होते हैं उसके थ्रू होता है। अभी करेंटली कितने नेशनल पार्टीज़ हैं? अभी करेंटली 6 नेशनल पार्टीज़ हैं इंडिया में, जिसमें आम आदमी पार्टी इंक्लूडेड है, एएपी है, बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, then Communist Party of India CPI, then INC Indian National Congress, then NPP National People's Party. These are all parties that has been recognized as the National Party of India. And state parties over 50 है। सो रिकॉग्निशन किस क्राइटेरिया पे होता है कि वो जो पार्टी जो है कैसे परफॉर्म कर रहा है इलेक्शन में, वो डिटरमाइन करता है कि इलेक्शन कमीशन उसको एक नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करता है या फिर स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करता है, ओके। इलेक्शन कमीशन जो है रेगुलेट करता है कि इलेक्शन में जो एक्सपेंडिचर जो कैंडिडेट कर रहा है वो क्योंकि ज़्यादा ना हो। अगर कोई वेल्दियर रिच कैंडिडेट होगा वो जो है सुपरवीन कर जाएगा और मे बी फेयरली इलेक्शन ना हो। दैट्स वाई इलेक्शन कमीशन जो है एक्सपेंडिचर पे लिमिट्स लगाता है। अगर लोकसभा के इलेक्शन है और लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी लार्ज है जिसमें वो कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल किया है, तो वो कैंडिडेट नॉट मोर देन 90 लाख से ज़्यादा जो है खर्च नहीं कर सकता। अगर वहीं पे वो स्मॉल कंस्टिट्यूंसी है तो 75 लाख से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता है। दूसरा बात ये है कि ये सिर्फ लिमिट है इंडिविजुअल कैंडिडेट्स बट नॉट फॉर द पार्टीज़, ओके। दूसरा इसका वायलेशन पे आखिर क्या होगा? वायलेशन पे जो है मैक्सिमम जो है इलेक्शन कमीशन जो है 3 ईयर्स के लिए उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ओके। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक्स एंड लेट्स मूव टू दी JMIP-YQs। तो JMIP-YQs में सबसे पहले जो है 2019 में क्वेश्चन आया था, एज पर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया they cannot hold a meeting during the period of how much hours ending with the hour fixed for the close of the poll। सी इसका आंसर जो है वो 48 आवर्स होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया RP एक्ट सेक्शन 126 के अंदर है, पब्लिक मीटिंग वगैरह जो है 48 आवर्स से पहले जो है पोल से पहले जो है नहीं रख सकता इंसान, ओके। क्योंकि सी इस पीरियड को जो है ना, ये जो 48 आवर है इसको हम लोग साइलेंस पीरियड बोलते हैं,
और इसमें जो है जो भी वोटर्स हैं इनको एटलीस्ट 48 आवर्स का टाइम दे कि इंडिविजुअली जो है वो लोग अपना जो डिसीज़न है वो ले सकें, और जो भी डिसीज़न है उस पर जो है कोई भी पार्टी या फिर कैंडिडेट जो है इन्फ्लुएंस ना करे। तो अनइन्फ्लुएंसड डिसीजन लेने के लिए जो है 48 आवर्स का टाइम दिया जाता है। इसको साइलेंस पीरियड बोलते हैं, और ये जो है RPA में भी दिया हुआ है, देन आफ्टर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी ऐसा है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 का ये क्वेश्चन है, for which of the following dates the model code of conduct becomes operational in the election for the state assembly in the India। तो हमने ये पढ़ा ना, from the date of the election commission announces the election schedule, उसी दिन से लेके till the date of result मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू रहता है किसी भी इलेक्शन में। तो इसका आंसर डी होगा, हमने पढ़ा अभी। सी, ये हमारी प्रेप्रो मॉक सीरीज़ है। So whosoever wants to enroll in our Prepro mock series, they may enroll because we do provide the best quality materials for your examination perspective. We have given free samples in our Telegram channel, you may see. So हमारी जो मॉक सीरीज़ है वो पोस्टल फॉर्म में है, ऑफलाइन फॉर्म में है और ऑनलाइन फॉर्म में है, तीनों ही फॉर्म में है। और 15+ मॉक्स जो है हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रोवाइड करेंगे, 10+ मॉक्स जो है अलीगढ़ की प्रोवाइड कर रहे हैं, और 40+ सेक्शनल टेस्ट। ये 40+ है तो 70-80 अराउंड चला जाएगा। ऑलरेडी 30+ हम लोगों ने अपलोड कर रखा है एप्लीकेशन पे। MCQ बेस्ड मंथली करंट अफेयर्स कंपेंडियम हम लोग दे रहे हैं करंट प्रेप के नाम से, और जिसके अंदर जो है आप लोग की करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जा रही है, प्लस में GK जो पोर्शन है करंट अफेयर्स से जो आस्क किया जाता है, स्पेशली GMI में 70+ क्वेश्चंस इसके रिलेटेड आते हैं, तो वो आपकी जो है ये करंट प्रेप कंपेंडियम से कंप्लीट हो जाएगी। देन जो क्विज़ेज जो हैं एक्सक्लूसिवली एक ग्रुप पे आप लोग कराई जाएगी। जो डाउट सेशन है हर बच्चे को जो है मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, और प्रो जो है एक्सप्लेन्ड ब्रेकडाउन जो है 2017 से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम लोग से GMI या फिर अलीगढ़ के, उनको जो है अलग अलग सेक्शन में हम लोगों ने डिवाइड करके बना रखा है PDF कि कौन से सेक्शन से जो है कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो हर सेक्शन की अलग अलग PDF है, अलग अलग ब्रेकडाउन है। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ हम लोग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं इन द मॉक सीरीज़, आइदर फॉर द पोस्टल, आइदर फॉर द ऑफलाइन, आइदर फॉर द ऑनलाइन। सारी चीज़ें में सेम है। फॉर द पोस्टल में जो है हम लोग फ्री डिलीवरी कर रहे हैं फॉर आपकी जो भी होम एड्रेस है वहाँ पे, और ऑफलाइन में जो है ये हम लोग जामिया नगर में करा रहे हैं, और ऑनलाइन जो है हमारी प्रेप्रो एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जाइए आप डाउनलोड कीजिए। फ्री मटेरियल्स ऑलरेडी बहुत सारे अपलोडेड हैं, फ्री टेस्ट भी फ्री सेक्शन में ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप जाकर देखिए जो मॉक सीरीज़ है वो। और साथ में ही हमारी जो फ्री मॉक है अभी 9 मार्च को जो है फ्री मॉक है, तो आप उसको भी ज्वाइन करिए। आप टेलीग्राम चैनल JMI BLLB 2025 पर जाइए और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, और मैं अभी लिंक प्रोवाइड भी कर दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिएगा। फ्री लिंक जो है जो फॉर्म है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों में ही जो है ये फ्री मॉक टेस्ट होने वाला है, तो गो फॉर इट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जो है 2019 की है, 2019 से क्वेश्चन है, और 2019 के क्वेश्चन में ये आस्क किया गया है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोहिबिटेड टू डिस्प्ले एग्जिबिट एंड एनी बायोपिक पब्लिसिटी मटेरियल्स ड्यूरिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सी, आर्टिकल 324 है। आर्टिकल 324 के अंदर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दे रहा है। इसमें है ना 324 में कि डायरेक्शन देगा, कंट्रोल करेगा या फिर सुपरिंटेंडेंस कर देगा। तो जो भी पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वो किस आर्टिकल में 324 के अंदर है, और ये प्रोहिबिट कर रहा है, तो ये पावर कहाँ से ले रहा है? आर्टिकल 324 से। सो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाने का पावर कहाँ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आ रहा है? आर्टिकल 324 से आ रहा है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में तो ये दिया हुआ है, तो प्रोहिबिट टू एग्जिबिट इन बायोपिक और द पब्लिसिटी मटेरियल्स ड्यूरिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये जो है 324 होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2022 का है। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यस, इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेट हुआ था 1950 एंड 25 जनवरी, जिसको हम लोग क्या मनाते हैं लोग, वोटर्स डे के भी मनाते हैं लोग, और ये पार्ट 15 में दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। देन नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, इट वाज मेड अ मल्टी मेंबर बॉडी बाय द इलेक्शन कमीशन विद द अमेंडमेंट ऑफ 1989। यस, 1989 में 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1989, जिसमें जो है 18+ एज कर दिया था। इसमें मल्टी मेंबर बॉडी बन गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और तीसरा क्या है, द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली
थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जज बाय द पार्लियामेंट। मैंने हम लोगों ने अभी देखा और हम लोगों ने ये जो स्पेशल मेथोरिटी है उसको भी देखा कि कैसे जो है रिमूवल किया जा सकता है फॉर द जजेस फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यस दिस ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो 1 2 3 is the correct answer. Let's move to the next question. With the reference to the Election Commission of India, which of the following statements are incorrect? Okay, it's important to note down either it is asking correct or either it's asking incorrect. So it's question from 2023. The Election Commission of India is an autonomous statutory body. No, Election Commission of India is not a statutory body. It's a constitutional body under Article 324. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से वो अपना पावर जो है डिराइव करता है और पार्लियामेंट को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जो है लॉ बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर दे रहा है। ओके, पार्ट 15 में ही। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कोई स्टैट्यूट से नहीं चल रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। The Election Commission of India is administers the elections to the Panchayati Raj institutions. No, Panchayati Raj institution, municipalities, ये जो local bodies की election जो होती है वो जो है state election commission कराता है with the help of Election Commission of India, not the Election Commission of India administer नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। तो both these statements are wrong. पंचायती राज under Article 243K I think, म्यूनसिपैलिटीज़ अंदर आर्टिकल 243 ZA जो है इसमें है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ के करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शन से लीड आउट करता है हमने देखा, लोकसभा के इलेक्शन कराता है, राज्यसभा के इलेक्शन कराता है, लेजिस्लेटिव असेंबली की कराती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की कराते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये 6 इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट देखता है। बट फॉर द लोकल बॉडीज स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो बोथ दिस स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। यस, बोथ 1 and 2 is incorrect. So answer number C will be the correct answer. Let's move to the next question. It's from 2024 itself. It's not directly from the polity side, but it's a general knowledge type question. अभी जो है हाई लेवल पैनल बना था फॉर द रिकमेंडेशन फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन। इंपॉर्टेंट है, रामनाथ कोविंद जो है हेड कर रहे थे। रामनाथ कोविंद जो है हम लोग के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, अभी जो है द्रौपदी मुर्मू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? It's important to note down. It's asking incorrect options. The election commission has been functional. The election commission has been functioning as a multi-member body consisting of 3 election commissions since its inception. No, 1989 में हुआ था, बट फिर नोटिफिकेशन के द्वारा जो है 1989 में ही हटा दिया प्रेसिडेंट ने। फिर 1990 से 1993 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सिंगल मेंबर बॉडी रहा। 1993 से जो है अभी तक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मल्टी मेंबर बॉडी है। For the second statement, the Chief Election Commission has equal power and receives similar to those of judge of the Supreme Court, whereas the other election commission are similar to the judge of the High Court. No, सारी ही election commissioner, either election commissioners और the chief election commissioners सभी equal होते हैं और दोनों की ही salary similar होती है। Okay, chief election commissioners सभी equal होते हैं और दोनों की ही salary similar होती है। Okay, third option is in the case of difference of opinion among the chief election commissioners and other election commission, the matter is decided by the Supreme Court. No, majority देखी जाएगी अगर election commissioners जो हैं 2 हैं और chief election commissioner जो है किसी डिसीजन पे जो है अकेले सिंगल ही रह जाता है, तो जो डिस्क्रिप्शन जो है मेजोरिटी का होगा। वो फर्क नहीं पड़ता है कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो सबकी इक्वल ही पावर है। 1 2 3 is incorrect, so C would be the correct answer. Let's move to the next question. Next question is with the reference to the election commission, which of the following statement are correct? The election commission is provided with the security of tenures and is removed on the ground similar to the Supreme Court. See, first statement is correct. Why? यहाँ पे जो है रिमूवल जो है बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जज के इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब स्पेशल मेजोरिटी की जो हमने बात किया था वो सिमिलर है सुप्रीम कोर्ट जज के, सिक्योरिटी कर रहा है टेन्योर वगैरह का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। The Constitution has not barred the retiring election commission from any further appointment by the government. Yes, ये जो है सही है, बार्ड नहीं किया Constitution of India, तो ये जो है बार्डेशन नहीं है। Constitution of India जो है ऐसा बार्ड नहीं करता है। तीसरा स्टेटमेंट जो है the Constitution prescribe the qualification, ऐसा नहीं है। क्वालिफिकेशन जो है पहली बात तो क्वालिफिकेशन जो है था ही नहीं, ना ही Constitution में था ना ही कोई इंस्टीट्यूट में था पहले। अभी जो है जो 2023 का जो एक्ट आया है उसके अंदर क्वालिफिकेशन है कि जो भी मेंबर है वो एटलीस्ट सेक्रेटरी फॉर द गवर्नमेंट होना चाहिए
इक्विवेलेंट होना चाहिए रैंक उसका, और उसको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ इलेक्शंस को मैनेजमेंट करने का। तो ये जो है अभी क्वालिफिकेशन है, पहले नहीं था। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो 1 and 2 इज़ करेक्ट बट 3 इज़ नॉट करेक्ट। तो ये विल बी द करेक्ट आंसर। सो प्लीज़ व्यू आवर वेबसाइट। हम लोग जो है जामिया और AMU के लिए जो है BLB के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। आपको कोई भी डाउट है आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं हमें +91 8235205170 पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाइए वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, आप ज़रूर फ्री टेस्ट दीजिए। और यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो कोर्सेज व्यू करना चाहते हैं वो कोर्सेज जाकर देख सकते हैं। देन आफ्टर मोबाइल एप्लीकेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। जाइए प्ले स्टोर पे ये स्कैन करिए और या फिर प्ले स्टोर पे जाके प्रेप प्रो लिखिए और जो है हमारी लोगो आएगी, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। ऑलरेडी जो है लीगल एप्टीट्यूड के बहुत सारे फ्री टेस्ट अपलोडेड हैं। आपको जो है सेक्शन वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी टेस्ट अपलोडेड हुए हैं। तो ये ऑप्शंस ऐसा मिल जाएगा आपको, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ही टेस्ट दे सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू वेरी मच।